द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दो 2014 के सबसे बड़े दौर का मतदान ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 30% वोटिंग, 121 सीटों के लिए 1769 उम्मीदवार मैदान में। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोकसभा के 5वें चरण के लिए दिग्गजों ने डाले वोट। अशोक चौहान, रामकृपाल यादव, सचिन पायलट, सुप्रिया, सुशील कुमार शिंदे, वसुंधरा राजे ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालकर जीत का किया दावा। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की प्रियंका गांधी को नसीहत, कहा बयानबाजी का ना करें बखान, मां भाई के चुनाव प्रचार पर दें ध्यान। वोट डालने पहुंची राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर निशाना, कहा यूपीए सरकार ने जनता के साथ किया धोखा, 25 सीटों पर जीत दर्ज करने का भी जताया विश्वास। और बिहार में नक्सली क्षेत्रों में शांतिपूर्वक चुनाव कराने में जुटे सुरक्षा कर्मियों ने लगाई सरकार पर आरोप, कहा जान जोखिम में डालकर काम करने वाले सिपाहियों की सरकार को नहीं है सुध। नमस्कार, मैं हूं विप्रेश माथुर और आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम, हमारी खास पेशकश। और यहां पर लगातार सीटों पर चर्चा हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी की नेता है, कद्दावर नेता है मीनाक्षी लेखी, यहां पर उन्होंने बयानबाजी किया, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने बौखलाहट में दिखाई है। उन्होंने बताया है और दिखाया है कि इस देश का मतदाता जो अपने विवेक अनुसार कांग्रेस पार्टी के विरोध में वोट डाल रहा है, उससे वो बिल्कुल बौखला चुके हैं और इन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग इस देश के मतदाता के लिए किया जा रहा है, जिसने देश की दशा बदलने के लिए दिशा बदलना तय कर लिया है। और इस देश के मतदाता ने तय कर लिया है कि किसको कौन क्या बनाने वाले हैं। वो भी 16 मई को उसका निर्णय सबके सामने आ जाएगा। और मैं बिहार का जो रेडार है ना, उसका कोई उल्लू नहीं बना सकता है। आप बहुत होशियार हो मोदी जी, हिंदुस्तान का उल्लू बनाना बंद करो। कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, तो यहाँ पर आपने सुना राहुल गांधी को, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, और यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता हैं मीनाक्षी लेखी, उनको भी सुना। तो सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है और जाहिर सी बात है जैसा कि होता भी आया है इन चुनावों में, और यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। दुष्यंत जी क्या कहेंगे, ये बयानबाजियां आखिर क्यों हो रही हैं, क्या मतलब है, मुद्दों की बातचीत क्यों नहीं? मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो प्रवक्ता बोल रही थी वो खुद, मुझे डाउट है इस बात का कि वो उनका मानसिक संतुलन कितना ठीक है। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जो देश का वोटर है वो प्रबुद्ध है और वो इस बात को जानता है कि उनको कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन मूर्ख बना रहा है, और जनता समझदार है, वो इन सब झांसों में नहीं आएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और आपने जो प्रश्न पूछा है उसके माध्यम से भी जनता से यही बात कहूँगा कि आप किसी झांसे में ना आए, किसी तरह गुमराह ना हो। ये सब झूठी अफवाहें और गलत बयानबाजी करके हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपके मन को थोड़ा भ्रमित करें। तो मैं यही बात कहूँ, जो सच है सच पे ही आप वोट करें, क्योंकि कांग्रेस विकास के प्रति समर्पित है। चलिए, सच पे ही वोट करेगी आवाम, सच पर ही वोट करेगी, और युवा जो हमारे वोटर्स हैं सब देख रहे हैं कि सच आखिर है क्या। दीपिका जी, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, कांग्रेस काफ़ी इस समय कांग्रेस में बहुत घबराहट है, बौखलाहट है, और मैं ये भी कह सकती हूँ जो अरुण जेटली जी ने कहा कि डिप्रेशन है इस समय कांग्रेस में। आप काडर से बात कीजिए, लीडर से बात कीजिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बात भली भांति पता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में
जो उनकी 2000 कौन से सन में 119 जो उनकी सीटें आई थी उससे भी कम उनको मिलेंगी। कहीं ना कहीं उनको ये बात पता है। दूसरी बात, अगर आपने नोट करी होगी कि पिछले 6 महीने से जब से सारे टेलीविजन चैनल ने जो सर्वेस दिखाने शुरू किए और उसमें भाजपा की बढ़त या एनडीए की बढ़त दिखानी शुरू की, तो यहाँ तक कांग्रेस ने डिमांड कर दी कि सर्वेस बैन हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की बौखलाहट है, उनकी कांग्रेस की बौखलाहट है। यूसुफ जी, आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से हुआ है। यहाँ पर मीनाक्षी लेखी कह रही है कि बौखलाहट है कांग्रेस की, और उधर कांग्रेस कह रही है कि ये कुछ भी नहीं है, इनकी आदत पड़ गई है बयानबाजी करने की। मुद्दों की बात आखिर क्यों नहीं कर रही है ये पार्टियां? मुद्दों की बात नहीं होगी, मोदी की बात होगी, क्योंकि बीजेपी का मुद्दे नहीं है, मोदी है। और कांग्रेस भी उसी मोदी के सारे चुनाव लड़ना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने कोई ऐसी भाषा बोल दी जिस पर बवाल मचना चाहिए। उल्लू बनाना एक मुहावरा है, बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे घरों में अक्सर कहते हैं उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। बिल्कुल। एक प्रोडक्ट का विज्ञापन लगातार चल रहा है चुनाव में, नो उल्लू बनाविंग, तो उस पर भी बैन लगा दीजिए आप। तो ये मुझे लगता है कि ये जो रिएक्शन मीनाक्षी लेखी ने दिया है पार्टी की तरफ से जी, ये चीजों को ना समझ पाना या बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली चीजें हैं। बिल्कुल। समाज इतनी सहिष्णुता है हमारे समाज में, मजाक को किस तरह से लिया जाता है। अगर ये शब्द खराब होता तो इसे बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में ना पढ़ाया जाता। जहां तक बात है, देश देख रहा है, चुनाव में जा रहा है, मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दों की बात आखिर हो नहीं रही है, होनी तो चाहिए, लेकिन कर नहीं रही है पार्टियां। अफजल इमाम साहब, जिस तरह से ये पार्टियां आपस में लगी हुई हैं इतने दिनों से, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उधर से जवाब आ गया, आरोप प्रत्यारोप, क्या लग नहीं रहा है कि बच्चों की लड़ाई है? असल मुद्दे पर आवाम क्या चाहती है उन पर तो बातचीत हो ही नहीं रही है। देखिए, ये चुनावों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना और अपमानजनक भाषा, आपत्तिजनक, इस तरह की टिप्पणियां कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा चुनावों में होता रहा है। और अब ये तो प्रेस ब्रीफिंग में जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे को कहते हैं जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई अंतर है दोनों बातों में। जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि एक मुहावरा है, ये मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया है। सही बात यह है कि मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहते, मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है। बीजेपी भी अब मुद्दों पे नहीं जाना चाहती, उसके सामने उसका ट्रम्प कार्ड है मोदी। और अफजल भाई, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। और अगर एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगी तो उसका मानसिक संतुलन ठीक है, अब उस पर क्वेश्चन मार्क आता। और जो बात आप यूसुफ भाई ने जो बात कही है, बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो उन्होंने मजाक में भी कोई बात कही है तो आपने उसको इतना वो करके कि राष्ट्रीय प्रवक्ता उस पर इस तरह की बात एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे कर रहा है। किशन भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मुद्दे होते तो आपके पास फुर्सत नहीं होती इस तरह की बातें करने की। नहीं, मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों से हटके बीजेपी बात करती नहीं। वो पार्टी मुद्दों से अलग बात करती है। वो कहाँ बात करती है? बीजेपी नहीं कर रही है। विकास की बात करें, वो हमने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, लेकिन वो विकास की बात हो ही नहीं रही है, मुद्दों की बात हो नहीं रही है। आप भी पीछे नहीं, आप भी जब राहुल गांधी कुछ बोले, जब राहुल गांधी कामयाब नहीं हो रहे हैं, जब राहुल गांधी है, कोई परेशानी है, जब राहुल सुन लीजिए बात ऐसी है जब करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, तो इसलिए जब राहुल गांधी कुछ बोले तो वो मुहावरा है, और जब मीनाक्षी लेखी कुछ बोले तो उनका दिमाग खराब है। यहाँ पे पब्लिक जो डिबेट है, नहीं, आपको ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं, जब आपके वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि उल्लू बना रहे हैं, और वो जर्नलिस्ट साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो तो केवल एक मुहावरा है। नहीं, आप टेलीविजन चैनल पे ये तो ना बोलिए ना कि वो जो बोल रही है उनका दिमाग खराब हो गया। लेखी के लिए शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। आपने आलोचना नहीं करी यूसुफ साहब, आपने केवल उसको कहा कि मुहावरा इस्तेमाल किया आपने। उल्लू बनाना मुहावरा है कि नहीं है? हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? आप आलोचना कीजिए ऐसे बयानों की। नहीं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, ये हमारी फाइट ये हमारी चर्चा किसी और किसी और नहीं, यहाँ पर नहीं, टर्निंग पॉइंट आ गया। राजीव जी, नहीं, ये हमारी चर्चा किसी और दिशा में जा रही है। दीपिका जी, हमारी चर्चा किसी और दिशा में जा रही है, ये चर्चा का विषय नहीं है। वोटिंग हो रही है, सीटों पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर राजीव जी, अगर मैं आऊं, अब मैं अपने मुद्दे पर वापस आ रही हूं, क्योंकि अगर मैं उस पर चर्चा करती रही तो ये समय बहुत कम पड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर आ रही हूं, उधमपुर
खास सीट है। गुलाम नबी आजाद यहां से खड़े हुए हैं और काफी वहां पर उनका दबदबा है, मुस्लिम वोट को कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की गई है क्या एक बार फिर से? नहीं, निश्चित रूप से गुलाम नबी आज़ाद केंद्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं और अगर हम बात करें तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के डिवीजन में उनका बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। और एबतमाल ये उनका शायद दूसरा ही चुनाव होगा, इसके बहुत पहले एबतमाल से एक बार वो चुन कर आए थे, उसके बाद थ्रू आउट वो राज्यसभा में ही रहे हैं और कांग्रेस के कोर ग्रुप के महाराष्ट्र में और कांग्रेस के कोर ग्रुप के एक मेंबर रहे हैं। उधमपुर में चूंकि एनसीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का गठजोड़ है तो हो सकता है कि इस बार उनके लिए कुछ अच्छी खबर आए, लेकिन कुल मिलाकर के वहां के लोग इनको बाहरी मानते हैं क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी दिल्ली में गुजरी है। तो आम लोग स्थानीय नेता की बात करते रहे हैं, हालांकि वहां चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि गुलाम नबी आजाद के लिए वहां कड़ा मुकाबला है। मनोज जी, 2009 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस के पास ही थी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, किस तरह से सीट को अब आंक रहे हैं? क्या जो बातें हुई उनका कुछ असर पड़ेगा वहां पर जो हलचल हुई थी? देखिए, जम्मू कश्मीर में मोटे तौर पे कांग्रेस और उसके गठबंधन का ही एक दबदबा रहा है और सीमा पार से जो आतंकवाद रहा है और विकास, ये दो मुद्दे कश्मीर में लंबे समय से मुद्दा रहे हैं। गुलाम नबी साहब की जो एक छवि है वो बहुत कट्टरवादी नेता की नहीं है, सुलझे हुए नेता माने जाते हैं और उदारवादी थोड़ा चेहरा है वो कांग्रेस का। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए इस सीट पर थोड़ी सुविधा रहेगी। दुष्यंत जी क्या कहेंगे? आपके नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, जाहिर सी बात है, और काफी सालों से वो देखते भी आ रहे हैं इस सीट को। नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पार्टी में और उस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और एबट माल जगाती वहां से लोकसभा से भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। दुष्यंत शर्मा जी, ठीक है, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, बरसों रहे जनरल सेक्रेटरी। बट हम लोग जो बात करते हैं ये कहते हैं कि सोनिया गांधी उन तमाम लोगों के साथ है जिनके साथ कोई नहीं है। मतलब ये कि एआईसीसी में अधिकांश वही लोग हैं पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पे जो राज्यसभा में हैं या राज्यसभा में नहीं है। नहीं, राजीव साहब आप पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, मैं आपको बहुत एक कड़वी सच्चाई आपको बता दूं, जो ऑर्गेनाइजेशन में का काम करते हैं उन पे आमतौर जमीन से कोई मतलब नहीं होता है, उन पे आमतौर से ये आरोप आते हैं क्योंकि उनको कड़े फैसले लेने होते हैं। अब वो जिसका टिकट काटेंगे तो दूसरा उन पर आरोप लगाएगा कि राज्यसभा मेंबर है। नहीं, मैं आपसे जो साफ बिल्कुल जो निष्पक्ष बात है वो ये है, किसी भी पार्टी का मामला है, जो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उन पे ये सब आरोप आते हैं क्योंकि वो किसी ना एक को देंगे तो 10 तो नाराज ऐसे ही होंगे। और जहां तक आप गुलाम नबी आजाद इस बारे में अफजल इमाम लीडर बताएंगे जी, वो उस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एनसीपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ में हमारा गठबंधन हुआ रहता है, वैसे वो गठबंधन के बड़ा मुस्लिम चेहरा भी है, तो यहाँ पर जीतेंगे वहां से निश्चित रूप से बड़े भारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा और मैं ये पूछूंगी दीपिका जी से कि बीजेपी इस सीट को कैसे देख रहे हैं? काफी बीजेपी में हलचल हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर, चाहे वो 370 का मुद्दा हो या फिर बात कुछ और हो, लाल चौक की बात रही हो, काफी कुछ यहाँ पर बवाल मचा है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रही हूँ, आप बने रहिए चैनल 1 के साथ। जी, थैंक यू। बड़े
लगातार हमारी चर्चा जारी है। 12 राज्यों की 121 सीटों पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है और सीधे अब बात करेंगे कर्नाटका की 28 सीटों पर एक साथ मतदान हो रहे हैं। कर्नाटका के 6 पूर्व मुख्यमंत्री इस बार मैदान में और एक ही फेज में कर्नाटका की 28 सीटों पर वोटिंग। और आपको बता दें कि 2009 में क्या कुछ रहा था इन सीटों पर। बीजेपी के पास 19 सीटें थी, कांग्रेस के पास 6 सीटें थी और जेडीएस के पास 3 सीटें थी। इस बार बदलाव आया है, मुकाबला काफी बदला है। देखना होगा कि जो सीटें जिन पार्टी को मिली थी इनमें कितना बदलाव आता है। सीधे मैं चलूंगी, यहां पर यूसुफ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, कर्नाटका की 28 सीटें हैं और आप इनको किस तरह से देख रहे हैं? जी चलिए, यूसुफ जी को लगता है हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे उनके पास। राजीव जी, कर्नाटका की 28 सीटें और यहां पर 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर। निश्चित तौर पर 2009 में बीजेपी को अधिक सीटें इसलिए मिली क्योंकि तब येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की पहली सरकार वहां बनी थी। दक्षिण में बीजेपी ने खासा सफलता प्राप्त की थी। एकमात्र स्टेट था ऑल 4 स्टेट में जहां बीजेपी ने सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन इस बार इसलिए मुश्किल होगी क्योंकि पिछले 2009-2014 के बीच में बीजेपी ने काफी कुछ खोया है, जनाधार खोया है और उसका ही परिणाम है कि हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है और येदियुरप्पा को वापस लेना पड़ा है कि उनका जो कास्ट वोट है वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। और करप्शन का जो धार बीजेपी का कुंद हुआ है वो जस्ट कर्नाटक के कारण हुआ है क्योंकि कर्नाटक में रेड्डी बंधुओं के कारण या चीफ मिनिस्टर के कारण वहां बीजेपी की काफी फजीहत हुई है, खासकर खान वाले मामले में और रेड्डी बंधुओं के मामले में। और श्रीराम उल्लू को भी जो पार्टी में उन्होंने लिया तो निश्चित तौर पर वो एक करप्ट चेहरा है कर्नाटक के। तो बीजेपी के लिए इस बार कर्नाटक बहुत सहज नहीं है। जी मनोज जी, किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी को 19 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें और जेडीएस को 3 सीटें पिछली बार मिली थी। इस बार कुछ समीकरण बदले हैं, क्या लगता है सीटें बदल पाएंगी? देखिए राजीव जी की 2 बातों से मैं सहमत हूं। एक तो कर्नाटक में जातिगत जो मतदान होता है वो काफी प्रभावित करता है। लिंगायत हो और गौड़ा हो, ये महत्वपूर्ण भूमिका वहां निभाते हैं। दूसरा ये कि पिछली बार जो करप्शन का इशू है वो कर्नाटक में ना कांग्रेस के लिए मुद्दा रहा ना भाजपा के लिए रहा। हाँ, येदियुरप्पा के वापस आने से जो नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हुआ था, करीब 10% वोट बीजेपी के येदियुरप्पा अलग पार्टी बना के ले गए थे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को भी झुकना पड़ा और येदियुरप्पा को वापस लेना पड़ा। येदियुरप्पा को भी अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था कि भाजपा से अलग रह के वो क्या हासिल करते। इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर कि मैं एक बार मोदी जी को पीएम देखना चाहता हूं, येदियुरप्पा जी भी भाजपा के पास आ गए। अब ये 10% वोट जो लिंगायत पे दावा करते हैं येदियुरप्पा जी, लगभग 15% वोट है ये लिंगायत। और महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो कर्नाटक की राजनीति है उसमें प्रभावित, पूरी बात सुनिए, उसमें निभाता है। इसलिए कर्नाटक का चुनाव जो है बहुत ही कांटे का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाला है। एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, मुझे इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। दोबारा मैं लौटूंगी, चर्चा जारी रहेगी। यहां पर एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। चिदम्बरम जी ने यहां पर हमला बोला है। बड़ी खबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का मोदी पर बड़ा हमला। यहां पर बड़ी खबर से रूबरू आपको करा रहे नरेंद्र मोदी एनकाउंटर सीएम। जी हां, चिदम्बरम जी का यह बयान सामने निकल कर आया है। मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और यहां पर कहीं ना कहीं ये भड़काऊ एकदम बयान है जिस तरह से दिए जा रहे हैं। और फिर से वोटिंग हो रही है, वित्त मंत्री हैं और यहां पर काफी तजुर्बा रहा है उनके पास। नरेंद्र मोदी एनकाउंटर सीएम है ये कहा है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है ये। वोटिंग अभी चल रही है और ऐसे में ये बयान आना नेताओं का कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है जिस तरह से मोदी लहर है। एक इस बयान ने टीस जो कांग्रेस की है वो फिर से झलका दी है, जैसा कि और पार्टियां भी बोलती आ रही हैं। बीजेपी खुद बोल रही है कि ये लहर की टीस है। तो ये बयानबाजियां आखिर क्यों दे रही है कांग्रेस पार्टी? और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन साफ तौर पर झलक रहा है यहां पर जिस तरह से चिदम्बरम साहब ने ये बयान दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला उन्होंने बोला है, एनकाउंटर सीएम उनको करार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये टीस यहां पर झलकाता है। इसी पर मैं चर्चा कर लेती हूँ। यहां पर हमारे साथ दुष्यंत जी लगातार जुड़े हुए कांग्रेस की ओर से। दुष्यंत जी, क्या कहेंगे? टीस नहीं तो फिर क्या? ये नहीं, कोई टीस नहीं है। मैं इसमें एक बात कहूंगा जो मैं पहले पूर्व में भी कह चुका हूं कि अगर मोदी साहब की लहर है तो बड़े लीडर्स जो है वो सुरक्षित सीटें क्यों तलाश करके इधर उधर भाग रहे हैं। एक्चुअल बीजेपी में अफरा तफरी का माहौल है और उसमें राजनाथ सिंह जैसे जो प्रेसिडेंट भी हैं वो गाजियाबाद वाली अपनी सीट छोड़ के और लखनऊ चले गए। सारे कानपुर आए बनारस से श्री मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र
उनकी भी सीट बदली नहीं गई, वो केवड़िया सीटें चले पता गए है, लालजी टंडन। लेकिन मैं यहाँ पर ये जो बयान सामने निकल कर आया अरुण उसके बाद जेटली अमृतसर चले है गए। कि जिस तो आप चुनाव ऐसा में है ये बात कही है, वो खुद अपने सीट के जगह पे बेटे को वहां पर खड़ा किया, क्योंकि बिल्कुल, उनको डर बिल्कुल। था नहीं, कि वो ठीक है, हारेंगे, वो पार्टी के मैं उस प्राण है। बात से तो मैं सहमत हूँ आपकी बात से, उन्होंने अपने बेटे को वहां से खड़ा वो किया खुद क्यों नहीं लड़े? लेकिन वो खुद क्यों नहीं उसमें चुनावी एक मैदान चीज में जरूर है कि डर किस वो बात का? जो सीएम के लिए उन्होंने कहा है, जो उन्होंने मोदी जी के लिए कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा है, यही उनके लिए सही वाक्य है। जी बिल्कुल सही दीपिका कहा। जी, दीपिका दूसरा, जी कह रही हैं, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया कि जो दुरुस्त था वही कह दिया, सही कहा, कह रहे हैं सच कहा तभी तो उनको जवाब देना पड़ा। दीपिका जी क्या कहेंगी आप? विपनेश जी, ये देखिए, यहाँ पे भी इस देश का दुर्भाग्य है कि ये देश के वित्त मंत्री हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी के जितने भी केसेस हैं वो गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको मॉनिटर कर रहा है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे रहा है तो हमारे ही देश के वित्त कोर्ट ने अभी मंत्री, नहीं दिया है वैसे। हमारे ही नहीं देश दिया के है। अभी आप फिर झूठ बोल रहे हैं। वित्त मोदी जी जैसे झूठ मंत्री बोलते हैं, आप न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, आपसे एक बात कही, अभी कोर्ट ने उनको क्लीन चिट नहीं दी है और उनकी एक चहेती मंत्री जेल में है अपने दो सहयोगियों के साथ। नहीं, आपके नेताओं पर देखिए, ये आरोप बहुत है। बात उस प्रश्न की है जिसमें वो उनको बात दामन कह रही है, वो बात दामन नहीं है। तो कोई मंत्री उनके जेल में नहीं है। उनके एक सफेद साहब एक बार मैं सुनवाती हूँ, बोलने से मना मंत्री किया पी कोर्ट ने। चिदम्बरम आप क्या साहब बात ने कर रहे हैं? कहा क्या, एक बार सुन लीजिए क्या कहा है। Mr. Modi is a compulsive liar. He's been told there was no recount in that constituency. The election petition demands a recount. Yet he continues to make this false statement. This is one among many false statements that he has made. If he is calling me that, I can call him Encounter Chief Minister. Mr. Modi is a compulsive liar. He's been told there was no recount in that constituency. The election petition demands a recount. Yet he continues to make this false statement. This is one among many false statements that he has made. If he is calling me that, I can call him Encounter Chief Minister. आपने सुन लिया वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा है। अफजल इमाम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुन भी रहे हैं क्या कुछ चर्चा हो रही है। अफजल इमाम साहब क्या कहेंगे, ये जो बयान सामने निकल कर आया है नरेंद्र मोदी पर? देखिए, चिदम्बरम साहब ने जो कहा है वो उनका रिएक्शन है उनके स्टेटमेंट के उसके जवाब में कि वो उनको, लेकिन ये कोई कम से कम मुझे याद है, कम से कम 4 बार तो मुझे याद है कि एनकाउंटर सीएम वो पहले बोल चुके हैं जी। ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस की ब्रीफिंग करने आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पे भी इन्होंने फैक्ट्स के साथ इनकाउंटर करने वाला बताया कि जब पार्टी का कोई भी नेता मुंह नहीं खोल रहा था, तभी पिछले सप्ताह और पिछले पक्ष चिदम्बरम ने एक नया फंडा लाया और ये कहा कि मोदी क्रॉनिक कैपिटलिज्म के महारथी हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात। भारत का वित्त मंत्री ये और चिदम्बरम की जो छवि है बिल्कुल कि प्रो कॉर्पोरेट वो कहे जाते रहे, तमाम लेफ्ट का उनको लेकर के मतभेद उस पे रहा, तमाम वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं जी। भारत का वित्त मंत्री अगर इस तरह की बात कर रहा है, ये तो बहुत और वो भी चिदम्बरम, और वो भी चिदम्बरम। बिल्कुल, इस पर मैं मनोज जी का जवाब जरूर जानना चाहूंगी। जिस तरह से कहा गया है, चिदम्बरम जी ने यहाँ पर कहा है क्योंकि बड़े नेता हैं, सूझबूझ रखते हैं और काफी तजुर्बा रहा है, उसके बाद ये बयानबाजियां आना कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी की लहर की टीस है, तो कहीं ना कहीं दर्शा रही है। मनोज जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की पूरी अगर राजनीति देखें मोदी को लेकर तो सिर्फ 2 ही चीजों पर टिकी रही, गुजरात दंगे और इशरत जहां। गुजरात दंगे, इशरत जहां। मुझे लगता है कि कांग्रेस, नरेंद्र मोदी को जो लहर हम देख रहे हैं देश में, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाई, इतनी जितनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बनाने की भूमिका निभाई और पूरे चुनाव को सिर्फ इनकाउंटर और गुजरात दंगे, इनकाउंटर और गुजरात दंगों पर ही केंद्रित कर दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी की जो लहर की बार बार बात हो रही है और जो टीस की आप बात कर रही हैं, वो रह रह के कांग्रेस के नेताओं से बाहर निकल के आती है। कांग्रेस के नेता शायद विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को चुनौती देना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं सिर्फ इनकाउंटर और गुजरात दंगों पर बात हो। देखिए, ध्रुवीकरण का मुद्दा मुझे नहीं लगता किसी आम आदमी के लिए होता है, रुहेलखंड में भी विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है जी। चिदम्बरम साहब इनकाउंटर की बात करके शायद ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। टीस रह रह कर निकल रही है, विकास के मुद्दे पर कांग्रेस बात नहीं कर रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं, आप देखते रहिए, खास चर्चा हमारी जारी है।
तो लगातार हमारी चर्चा जारी है। जिस तरह से बयानबाजियां निकल रही हैं, जैसे मनोज जी कह रहे थे कि रह रहकर कांग्रेस की टीस बाहर निकल कर आ रही है। दीपिका जी, क्या कहना है आपका? क्या ये कांग्रेस की टीस है या फिर कुछ और? देखिए विपनेश जी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कांग्रेस इस समय बहुत बौखलाहट में है, बहुत घबराई हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेस स्टेट में है, क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े लीडर को ये महसूस हो रहा है कि इस बार जो कांग्रेस की हालत हो रही है वो ऐतिहासिक उसकी पराजय होगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस के अस्तित्व का खतरा हो गया है, एज अ पार्टी का खतरा हो गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जितने भी ये जो बयानबाजी आ रही है ये उनकी बौखलाहट है। जो वित्त मंत्री ये बयान दे रहे हैं, खुद ही वो इलेक्शन लड़ने से डर रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे को शिवगंगा में उतार दिया। जितने भी सीनियर लीडर थे वो कांग्रेस में इलेक्शन लड़ने से भी लड़ रहे थे। नहीं, राजनाथ जी ने तो राजीव जी, आप ये बात भूल गए, आप ये भूल गए कि राजनाथ जी ने लखनऊ, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लखनऊ में उनका निवास रहा है इतने साल। अगर वो लखनऊ में नहीं, यहाँ विनेबिलिटी क्वेश्चन होता है। देखिए हर बात पे होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं देश में, और कोई भी कहीं से लड़ सकता है। परंतु यहाँ कांग्रेस की में बहुत जबरदस्त बौखलाहट, घबराहट और डिप्रेशन है। चलिए, समझ में आ गया कि बौखलाहट है, ये बयानबाजी चल रही है। जी जी, समझ में आ गया कि क्या है, पार्टियां एक दूसरे के बारे में कहती हैं। तो यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं कि कांटे की जो टक्कर है सीटों पर, वो जरा देख लीजिए कि कहां कहां पर दिलचस्प मुकाबला है और कहां कहां पर कांटे की टक्कर है। ये रुहेलखंड का हम आपको रण दिखा रहे हैं पूरा। अकबर हुसैन और डॉक्टर नेपाल सिंह आमने सामने हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव और अकमल खान यहाँ पर आमने सामने हैं। तो वहीं गिरीश चंद्र जाटव हैं और यशवीर सिंह उनके सामने हैं। साइकिल और हाथी का मुकाबला यहाँ पर नगीना ने से जबरदस्त देखने को मिल रहा है। रुहेलखंड की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर गिरीश चंद्र जाटव और यशवीर सिंह, नगीना से यहाँ पर कांटे की टक्कर है। तो यानी कि हाथी और साइकिल आमने सामने। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाथी और कमल, अजय कुमार और अरविंद गिरी यहाँ पर आमने सामने हैं। यहाँ पर तो दिलचस्प मुकाबला ये है, रुहेलखंड का रण है जहाँ पर दिलचस्प मुकाबला। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। संजय कपूर और मेनका गांधी, पीलीभीत, मेनका गांधी का गढ़ भी है यहाँ पर और अच्छी खासी पेंट रखती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प हो जाता है। और यहाँ पर संभल से आप देख सकते हैं सत्यपाल बीजेपी की ओर से हैं, तो इधर साइकिल भी हुंकार भर रही है, साइकिल दौड़ने को तैयार है यहाँ पर संभल से आप देख रहे हैं। और हाथी और साइकिल फिर से शाहजहांपुर से उमेद सिंह कश्यप हैं, तो वहीं मिथिलेश कुमार सामने हैं। और यहाँ पर जिस तरह से एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव कहते भी रहे हैं। और फिर दूसरा मुरादाबाद से आप देख रहे हैं हाजी मोहम्मद याकुल हैं, वहीं पर बेगम नूर बानो है, यहाँ पर इनका भी अच्छा दबदबा है। कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रही है बेगम नूर बानो। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीर। और रामपुर की अगर बात करें तो डॉक्टर नेपाल सिंह है बीजेपी की ओर से, अकबर हुसैन हाथी यानी कि बीएसपी और बीजेपी यहाँ पर आमने सामने है, अकमल खान और धर्मेंद्र यादव यहाँ पर। तो ये तमाम तस्वीरें रुहेलखंड की आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। यहाँ पर अफजल इमाम साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अफजल इमाम साहब, ये रुहेलखंड की आपने एक तस्वीर देखी, यहाँ पर कांटे की टक्कर है, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इस पूरी बेल्ट में अल्पसंख्यक मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न क्या रहता है। जैसे पिछले दिनों देखा गया दिल्ली में कि यहाँ पे वोट अलग अलग गया उनका। जैसे कहा जाता था कि इकट्ठा, मतलब जो पूरे मुजफ्फरनगर के बाद जो पूरा माहौल बना था उसमें एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कही जा रही थी और उसका कुछ असर जो है देखने को भी मिला। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि ये जो सेक्शन है वो किस तरह से वोट करता है। और बीएसपी और एसपी दोनों ही, मतलब मुझे लगता है कि दोनों ही बराबर की पोजीशन में है। और अल्पसंख्यक वोटर का रुझान ये होगा जो हम लोगों को वहां से जो फीडबैक मिले, जो जानकारी, उनकी किसी एक पार्टी में दिलचस्पी नहीं है। जो कौन बीजेपी को रोक रहा है इसके उस पे वोट करेंगे। चलिए मनोज जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, रुहेलखंड का जो क्षेत्र है संवेदनशील माना जाता है काफी। और पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से छुटपुट सांप्रदायिक हिंसा हुई है
उसने यहाँ पर ध्रुवीकरण का एक काम किया है। अब चूंकि चुनाव है, मतदान है, इसलिए सभी दलों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या सपा, बसपा या कांग्रेस के नेता हो, सभी ने अपने अपने तरह से इस पूरे इलाके को ध्रुवीकरण में मतों के जरिए करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, रोहिलखंड में विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस प्रकार से माइनॉरिटी और बहुसंख्यक में इस पूरे क्षेत्र को बांट जाता है राजनीति के समय, और विकास का मुद्दा पीछे छोड़ जाता है। वहां पर माइनॉरिटी के बहुत लोग हैं, लेकिन क्या शिक्षा के लिए किया गया वहां पर? राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल इसका जवाब नहीं देता। बरेली में मांझे का काम बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको बढ़ाने का किसी दल ने कोई काम नहीं करा। अगर हम माइनॉरिटी की बात कर लें तो इस पूरे रुहेलखंड में माइनॉरिटी के नाम पर पैसा तो बहुत आया, लेकिन जमीन पर उन योजनाओं का लाभ माइनॉरिटी के लोगों को नहीं मिला। और विकास की बात जहां तक करें, आज बिजली, पानी और सड़क, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनसे रुहेलखंड की जनता लगातार परेशान रही है, लेकिन इन तक को दूर नहीं किया गया। देखिए, बहुसंख्यक और माइनॉरिटी के बीच अगर राजनीति होगी तो जो असल मुद्दे होते हैं, जो विकास के मुद्दे होते हैं, जो महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन, सुशासन जैसे मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। और मुझे लगता है इस बार रुहेलखंड के क्षेत्र में लोग विकास के नाम पे वोट देंगे, भले राजनीतिक दल कोशिश ये करें कि ध्रुवीकरण के नाम पे मतदान हो। जी राजीव जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्या विकास के नाम पर इस बार वोट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं बरकरार है इस क्षेत्र में? मनोज का आकलन बिल्कुल सही है, मनोज वर्मा का, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो उत्तर प्रदेश के बारे में, खास करके रुहेलखंड वाले इलाके में, उसमें यह है कि मुजफ्फरनगर और सफाई में 2 चीजें हुई। मुजफ्फरनगर के लोग ठंड में कराह रहे थे दंगे के बाद, और सफाई में फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां डांस कर रहे थे। उसका असर मुस्लिम मतदाताओं में पड़ा है, और शायद मुझे लगता है कि इस बार मुस्लिम मतदाता सपा से थोड़ा दूर जाएंगे, लेकिन वहां जो मुकाबला है वो चौकोनिया मुकाबला है, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। तो निश्चित तौर पे मुस्लिम मतदाताओं को सोचने का समय आया है, और साथ इस पर वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ मुजफ्फरनगर में, उसका असर और उसके बदला वो इस बार निकालना चाहेंगे। बरेली का भी अनुभव उनके पास है जी, लगातार। जी यूसुफ जी, जिस तरह से आवाम ने मौका तो दिया, लेकिन मौके के हिसाब से काम नहीं हुआ, बिजली हो, पानी हो, तमाम समस्याएं बरकरार है इस बार, तो आवाम इन क्षेत्रों में क्या सोचकर अब आगे बढ़ेगी? आवाम की मजबूरी कहें इसे या कहें कि गफलत कहें, आवाम को इन तमाम समस्याओं के साथ जीने की आदत पड़ चुकी है। और रही बात चुनाव की, जो भी राजीव भाई बता रहे थे कि साहब दंगों की वजह से एक समाजवादी पार्टी के खिलाफ रुझान मुसलमानों का है और उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, बिल्कुल सही आकलन है। लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है, जो फर्स्ट फेज़ का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, वहाँ मैंने ये महसूस किया, कई सीटों पर इस बीच जाने का मौका भी मिला कि मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के खिलाफ नाराज़गी तो है मुसलमानों में, लेकिन अगर उस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है और वो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है, तो मुसलमान उसे वो सारी बातें भूल के वोट दे रहा है। बिजनौर में शाहनवाज राणा उसके उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के। बिजनौर मेरा गृह जनपद है, मेरा घर वहाँ पर है, और चुनाव से 1 दिन पहले मैं वहाँ पर मौजूद था। वहाँ मुझे खबर मिली कि रात में ये फैसला हुआ मुस्लिम कम्युनिटी में कि शाहनवाज राणा को देना है, क्योंकि वही बीजेपी को टक्कर दे सकता है। चूंकि मलूक नागर बीएसपी के उम्मीदवार थे, उनका दलित वोट और कुछ दूसरा वोट शायद बीजेपी की तरफ जा रहा था। वही खबरें मुरादाबाद से हैं, रामपुर से हैं, इलाहाबाद संभल है। तो ऐसी बात नहीं है, अभी आपने जो दिखाया कि संभल में साइकिल भी जोर मार रही है, तो अगर मुसलमान नाराज है तो भी साइकिल क्यों जोर मार रही है? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, 1999 का चुनाव अगर आप याद करें तो 1999 में बीजेपी 57 सीटों से खिसक के 29 सीटों पर आ गई थी। यही उत्तर प्रदेश था, यही उत्तर प्रदेश के मुसलमान थे, यही सारी पार्टियां थी, डिवीजन मुसलमानों की 3 पार्टी में था। लेकिन वो उस वक्त कल्याण सिंह एक रोना रोया करते थे कि मुसलमानों की टेक्टिकल वोटिंग की वजह से हम हारे। तो टेक्टिकल वोटिंग का मतलब ये था कि बीजेपी के मुकाबले जो उम्मीदवार मजबूत दिखाई दे उसको वोट दे दो, और मुसलमान आज भी इसी राह पर चल रहे हैं। और ये फैसला आखिरी दिन होता है कि कौन उम्मीदवार है, सब जगह का फीडबैक लेने के बाद। और जो समाज के उन्हें ठेकेदार भी कह सकते हैं, रहनुमा जिम्मेदार भी कह सकते हैं, ये आकलन, जहां ये आकलन सही हो जाएगा कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, उसको मुस्लिम वोट इन ब्लॉक पड़ जाएगा, वो उसका पलड़ा भारी पड़ जाएगा। तो ऐसे में जो बीजेपी का टारगेट था कि मुस्लिम ध्रुवीकरण कर दो मुस्लिम वोटों का और 60 सीटें ले लो, मुझे लगता है कि उस टारगेट को पाने में बीजेपी पूरी तरह कामयाब नहीं होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मनोज वर्मा ने थोड़ी देर पहले कही थी कि ये दुर्भाग्य है
कि जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है जी, वहां विकास की बात नहीं हो रही है। जी। वहां नेताओं का गिरबान पकड़ के नहीं पूछा जा रहा है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आया था वो पैसा आपने कहां गड़प कर लिया है। ये बड़े ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसमें कोई जाति और मजहब का मतलब नहीं है। अगर किसी इलाके में कोई स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, तो उससे किसी खास जाति या धर्म के लोगों को फायदा नहीं होगा, बल्कि वो बिल्कुल। चलिए, विकास की बात जहां पर होनी चाहिए वहां पर विकास की बात नहीं हो रही है। दीपिका जी, यहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को रिझाने की कोशिश की गई है, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो। बीजेपी इन क्षेत्रों में, रुहेलखंड के क्षेत्रों में कहां खुद को पा रही है? देखिए, ऐसा है विपनेश जी, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है रोहिलाखंड में। और दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी या याद दिलाना चाहूँगी कि इसी रोहिलाखंड क्षेत्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है रामपुर, जिसके एमएलए हैं जो उत्तर प्रदेश में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। हाल में, और आपने देखा है कि वो हाल में कैसी राजनीति कर रहे हैं। ना केवल उनका हाथ मुजफ्फरनगर दंगों में था, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया कि कारगिल युद्ध में जो हमें विजय मिली, जो हमें विजय मिली है, वो मुसलमानों की वजह से मिली है। कहीं ना कहीं देश का मुसलमान ये बात कहीं ना कहीं देश का मुसलमान ये बात समझ रहा है। और मैं यूसुफ साहब की बात से सहमत नहीं हूं कि मुसलमान जो है वो एक ब्लॉक में वोट करता है। कहीं ना कहीं पे देश के मुसलमान को भी ये समझ में आ गया है कि जो सेक्युलर के नाम पे जो ये जो नेता हैं, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कई पार्टी के नेता हो, ये देश के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। और इस बार जो देश का मुसलमान है, चलिए ये तो 16 मई को पता चलेगा कि कौन जनता को बेवकूफ बना रहा है और कौन नहीं। 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं अफजल इमाम साहब की भी चाहूंगी। अफजल इमाम साहब, क्या कहेंगे आप? जो रोहिलखंड की सीटें आपने देखी, कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है इन सीटों को लेकर? नहीं, तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं कि मुस्लिम वोट कोई उसका कमिटमेंट बिल्कुल आप ये कहें कि सपा को ही दे देगा या बसपा को ही दे देगा, गीतिका जी सही कह रही हैं कि मुसलमानों में उस तरह का पोलराइजेशन इस चुनाव में तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। और दिल्ली का अगर आप पैटर्न देखिए, आम आदमी पार्टी को दिया, कांग्रेस को दिया, और जो जहां पे जो कैंडिडेट, तो जहां बीजेपी को रोकने वाला जो भी प्रत्याशी होगा, जिस भी पार्टी को होगा, हमको लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं और जो बहुसंख्यक सेकुलर वोटर है वो भी इसी पैटर्न पे वोट देगा और दे रहा है। बिल्कुल, चलिए इसी पैटर्न पर वोट देगा। अब जरा ये सुन लीजिए कि कौन कौन से नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो बाइटें हम आपको सुना रहे हैं। सब चीजों को देखते हुए हमारे उम्मीदवार वहां पहले से थे जिनको हम लोग लड़ा सकते थे, पिछले चुनाव में भी लड़े थे, तो हमारे पास उपलब्ध उम्मीदवार की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने तो सम्मान दिया कि भाई ये अपनी पार्टी छोड़कर विधानसभा की सदस्यता त्याग कर आ रहे हैं, तो उनका हमने सम्मान किया। लेकिन अब इसके बाद चुनाव लड़ते हुए बीच में भाग गए, तो ये तो कोई यकीन नहीं करेगा कि कोई उन्होंने वहाँ जो सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो इसके लिए, क्योंकि जिस दिन चुनाव लड़ रहे थे उसी दिन यही स्थिति थी, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है। जरूर कोई न कोई खेल हुआ है। अपने इस सेवक को, अपने इस बेटे और भाई को, अपने इस नौकर को जनता मालिक है, अपना पूरा आशीर्वाद दे रही है। और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग उत्साह के साथ, और खासतौर पर नौजवानों में जो उत्साह है मेरे प्रति, सब बैरियर को तोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी भाई नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं समझता हूँ कि भारी बहुमत से मेरी जीत सुनिश्चित है। मैं किसी का टक्कर नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि जनता जानती है वो क्या चाहती है अंदर से। अगर आप लोग किसी ने दौरा किया होगा तो शायद ये चीज़ आप लोगों को भी मालूम हो गई होगी। एक मन के अंदर लोगों की टीस है। यूपीए की सरकार ने उनके साथ छलावा किया है, उस चीज़ को ये लोग महसूस कर रहे हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कौन सा कैंडिडेट कौन सा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे 25 की 25 सीटें आनी चाहिए। देश में इतनी बदलाव की चाहत, नौजवानों में विशेष रूप से, मैं हमेशा कहता हूं 10 साल की विरासत है असहाय भारत, असुरक्षित भारत। अब देश एक आशा की ओर देखता है, बीजेपी की ओर, नरेंद्र मोदी की ओर। मुझे
मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, यहां पर तो कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे, आश्चर्यजनक होंगे और हमें देश के लोकतंत्र पर और यहाँ के वोटरों पर बहुत गर्व होगा। बहुत सारे खुलासे जो हैं वो सामने आएंगे, लोगों के बीच आएंगे। बस मतदान होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, जितने काले पीले धंधा करने वाले वो सब ठीक होंगे। वोट, इस देश के अंदर जो वातावरण का निर्माण हुआ है, मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में मोदी के नाम से प्रधानमंत्री बनाने के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, ये दोनों मिलाकर एक इतिहास रचेगा और एक मिला के 11 में 11 लोकसभा सीट जीतने की संभावना मैं कहता हूं। अच्छा मतदान होगा, जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और मुझे उम्मीद है कि अजमेर संसदीय क्षेत्र में लोग काम को पसंद करेंगे और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया है बीजेपी ने विशेष रूप से राजस्थान और अजमेर के अंदर, उसको नकारते हुए पुनः कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। तो आप ये दिग्गजों की राय सुन रहे थे, अपनी जीत का दमखम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं है, कह रहे हैं इस बार हमें मिलेंगे वोट, लेकिन आवाम इस बार समझदार है, वोट किन्हें मिलेंगे वो तो 16 मई को पता चलेगा। राजीव जी, आप दिग्गजों की ये बाइटें सुन रहे थे, उनके बोल हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे सबको अपने दावे करने का अधिकार है एक लोकतंत्र में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि पटना साहिब से रामकृपाल यादव और लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है, जबकि पाटलिपुत्र से शत्रुघ्न सिन्हा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नीतीश कुमार को हुई है, क्योंकि उनके उम्मीदवार मैदान छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी बात है कि उनके खुद के जो एमपीज हैं, खुद के जो नेता हैं, उनसे अलग हो गए हैं, वो खामियाजा हो गए, भुगतना पड़ेगा। दूसरा ये कि बीजेपी के हटने के बाद उनकी स्थिति वीक हो गई है, सिर्फ बैकवर्ड वोट के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। और अगर आपने बीजेपी को अलग किया है सेकुलर वोट लेने के लिए, तो मुसलमान का वोट मुलायम उसको लालू यादव को भी जाएगा, क्योंकि वो राज्य में MY कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम और यादव, और कांग्रेस को भी उसका लाभ मिलेगा। शायद थोड़ा बहुत वोट बीजेपी को ही मिलेगा, जो पढ़ा लिखा मुसलमान जिसको लगता है कि राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टोपी पहन ली है, तो शायद उनको लगता है कि इसका कुछ फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे राजस्थान की स्थिति बीजेपी के लिए बहुत सुकून भरा। बिल्कुल, राजस्थान पर मैं आ रही हूँ। राजस्थान की 20 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है आज, और काफी दिलचस्प मुकाबला है राजस्थान की सीटों पर, चाहे वो सीकर हो, जयपुर रूरल हो, जयपुर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर या चित्तौड़गढ़, ये सभी सीटें ऐसी हैं जहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है। अगर पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, यानी कि बीजेपी काफी नुकसान में रही थी पिछली बार। इसका जवाब सीधा मैं लूंगी दीपिका जी से। दीपिका जी, पिछली बार बीजेपी घाटे में और इस बार क्या? इस बार तो हम पूर्ण बहुमत से हर सीट पे आ रहे हैं। राजस्थान में हम सारी के सारी सीटें ले रहे हैं। डिफरेंस बहुत ज्यादा था, 16 और 4। नहीं, देखिए, पिछली बार की बात पिछली बार की थी, इस बार बात कुछ और है। और मैं ये समझती हूँ कि भाजपा की स्थिति राजस्थान में अत्यंत मजबूत है और हम सारी के सारी सीटों पे हम अच्छे बहुमत से आएंगे। बाड़मेर सीट पर क्या कहेंगी? आपके जो नेता रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें पार्टी में काफी सहयोग दिया है, दरकिनार कर दिया गया इस पर? देखिए, आप विपनेश जी, आप दरकिनार बोल रहे हैं उनको। देखिए सुनिए, वही पार्टी, वही पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नेता कितने भी वरिष्ठ कद के क्यों ना हो, वही पॉलिटिकल पार्टी जब आप नेता बड़े कद के हो, बीजेपी के लिए मतलब नहीं रखते। नहीं सर, वही पॉलिटिकल पार्टी जब आपको जसवंत सिंह आपके पार्टी के एक महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेता रहे। मनाने की भी कोई खास कोशिश नहीं की गई उनको, मनाने की भी कोई खास कोशिश नहीं की गई। नहीं, आपको क्या पता विपनेश जी, मनाने की आपको अंदर की बातें क्या पता है? नहीं, मैं केवल आपको राजनीति में अंदर की बात क्या है वो बात निकल के आ जाती है। राजनीति में कोई अंदर की बात नहीं है, गांधी परिवार की बात नहीं। बोल रहे हैं कि मनाने की कोशिश की गई और नहीं माने। नहीं, आप पहले मेरी बात तो ये केवल ये सुन लीजिए कि वही राजनीतिक पार्टी जब आपको मंत्री बनाती है, कई संगठन में पोजीशंस देती है, प्रिविलेजेस देती है, राज्यसभा देती है, वहां दार्जिलिंग से चुनाव जितवाती है, तब आपको पार्टी से कोई शिकायत नहीं होती। किसी कारण से अगर आपको इस वक्त या किसी भी वक्त सीट नहीं दी गई तो फिर आप बगावत करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं। क्या आपकी सोनाराम जी को आपने टिकट देकर बहुत अच्छा किया। सोनाराम
हमारी जी को और पार्टी अपने के प्रति वरिष्ठ नहीं नेता है। को आप टिकट देखिए, नहीं दे पाए। 16 राम को टिकट देना हमारी पार्टी का सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का निर्णय था। और चलिए, ये तो अपनी अपनी राय है, लेकिन आपके वरिष्ठ नेता रहे हैं होते हैं। और कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी पर भी सवाल उठते रहते हैं, जिसका किनारा करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी पार्टियों ने भी साधा था, लेकिन यहाँ पर बाड़मेर की सीट पर उन्होंने टिकट मांगी, आप लोगों ने नहीं दी, किनारा कर दिया और कांग्रेस के एक प्रत्याशी को आपने सीट दे दी। सवाल काफी है, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, यहीं पर हमें इस चर्चा को खत्म करना होगा। तमाम मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।